हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे एनसीईआरटी को आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 11th की भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार पढ़ रहे हैं। और इसके 4 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे सबसे पहले हमने पढ़ा, फिर भारतीय संविधान में अधिकार क्या है, फिर चुनाव कैसे होता है, प्रतिनिधित्व कैसे होता है लोगों का, फिर हमने कार्यपालिका पढ़ा। आज हम लोग विधायिका पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है। अगर कानून बनता है तो उसको बनाने वाले कौन से लोग होते हैं, वो लोग को अधिकार कौन देता है कानून बनाने का, जो लोग कानून बनाते हैं। तो आते हैं चैप्टर 5 में, जिसका नाम है विधायिका। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमने देखा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो जिसका मेन काम है कानूनों का निर्माण करना, और कार्यपालिका का कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका मतलब कानूनों की व्याख्या करना। तो इस विधायिका के चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे कि विधायिका का क्या महत्व है, और दूसरा कि संसद के कार्य और शक्तियां क्या हैं। फिर पढ़ेंगे कि कानून कैसे बनता है। फिर अगला देखेंगे कि संसद कार्यपालिका पर कैसे अपना नियंत्रण बनाती है, और संसद स्वयं अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। अब यहाँ पे है सबसे पहले कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कानून कहीं पे गली मोहल्ले में खड़े होके बना सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो अप करनी होती है, और उसी के लिए हमें संसद चाहिए होती है। संसद में हम क्या करते हैं कि जितनी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया होती है उन सब का केंद्र होता है संसद। और संसद इनकी बहस करता है, यहाँ पे बहिर्गमन होता है, जो भी विपक्ष के नेता रहते हैं अपना अगर उन्हें नहीं लगता है तो विरोध प्रदर्शन करते हैं। सर्वसम्मति होती है, सरोकार होता है, और सहयोग। ये सब मिलकर संसद को बहुत ही जीवंत के बनाए रखते हैं। और जो भी महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं एक सच्चे लोकतंत्र के लिए, ये संसद ही पूरा करती है। तो इसलिए संसद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक राज्यों के लिए। फिर भारत में क्या है कि मंत्रिमंडल ज्यादातर नीति निर्माण की पहल करता है। नीति निर्माण जब शुरू हो जाता है, पूरा एजेंडा वो सब करता है, लेकिन उसे फिर संसद के पटल पे लाया जाता है। वहां पे विधायिका ही उसको पूरी अनुमति देती है। वहां पे विधायिका के बहुमत से उसे गुजरना पड़ता है, और जब उसे बहुमत मिलता है, इसके साथ ही विधायिका में जो भी मंत्रिमंडल होता है उसे विधायिका के जो भी सवाल जवाब होते हैं उनसे संतुष्ट करना पड़ता है। और इस तरह से विधायिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो भी हमारी राष्ट्रीय विधायिका है वो संसद है, और यहाँ पे 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। और राज्यों में भी कहीं कहीं पे द्विसदनात्मक है, 2 सदन है, और अभी 5 राज्यों में ही है ये सब। तो इस तरह से 5 राज्यों में ही बचे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी, अब जम्मू कश्मीर में पहले थी विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब हटा दिया गया है। तो इस तरह से 5 ही राज्य हैं जहाँ पे ये है, द्विसदनात्मक है संसद। तो यहाँ पे संसद होती है। तो संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों होती है ये हम देखते हैं। तो संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। तो अगर जैसे 2 सदन है तो एक सदन में सारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर 2 सदन रहते हैं तो प्रतिनिधित्व ज्यादा रहता है। और ये भी है कि जो और ये भी है कि लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधित्व का बहुत महत्व रहता है, कि प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए। नीति निर्माण प्रक्रिया में, नीति निर्माण में जनता की भागीदारी होनी चाहिए अधिक से अधिक। तो इसलिए यहाँ पे द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका लोग चाहते थे, और भारतीय जैसे विविधतापूर्ण देश में ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि अगर जैसे लोकसभा में कोई बिल पास होता है कुछ भी, तो जब वो राज्यसभा में जाता है तो उस बीच में उस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिबेट हो जाता है। तो किसी भी बिल की जो खामियां रहती हैं वो भी निकल के बाहर आ जाती हैं, जनता का उससे मत जान लिया जाता है। अगर कुछ जनता के लिए, जनता के हित की बात नहीं होती है तो जनता उस पर विरोध प्रदर्शन भी करना शुरू कर देती है, जनता में भी बात चली जाती है। तो इस तरह 2 सदन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। फिर यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। तो राज्यसभा में क्या होता है कि संसद में हर एक जो सदन होता है उसके प्रतिनिधित्व का अलग अलग आधार है। जैसे लोकसभा के लिए अलग तरीके से सीटों का रखा गया है, सीटों का प्रावधान किया गया है।
और राज्यसभा के लिए अलग से सीटों का प्रावधान किया गया। दोनों के जो वो है, मतलब कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो भी दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे हम लोगों ने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था चुनाव और प्रतिनिधित्व में, कि चुनाव दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही आगे चला जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और दूसरा ये होता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो यहाँ पे जो राज्यसभा है उसके जो सदस्यों का चुनाव होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें जो आगे होता है वही जीतता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी अलग अलग तरीके से दिया गया है। और जैसे कि अगर हम देखते हैं तो उसमें लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, 545 होते हैं, और यहाँ पे राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। तो और इसके अलावा ये है कि जो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता स्वयं करती है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो चुनी हुई विधायिकाएं होती हैं राज्यों की, वहां से चुने जाते हैं वो लोग। और अगर अमेरिका से हम लोग अपना कंपैरिजन करें तो अमेरिका में क्या होता है कि जितने राज्य होते हैं सबको दो दो सीटें आवंटित कर दी जाती हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत में यहाँ पे भारत को ही पूर्ण एक इकाई माना गया है, राज्यों को इकाई नहीं माना गया है, मतलब भारत ही संपूर्ण माना गया है। इसीलिए जो जन प्रतिनिधित्व है वो हर जगह पे समान हो। इसलिए जैसे यूपी अगर सबसे बड़ा राज्य है, इसको 31 सीटें दी गई हैं, सिक्किम छोटा राज्य है, उसको राज्यसभा में 1 सीटें प्राप्त है। अब सोचिए सिक्किम की और यूपी की जनसंख्या में कितने ज्यादा अंतर है। यूपी की जनसंख्या लगभग 21-22 करोड़ है, सिक्किम की जनसंख्या लगभग 20-30 लाख है। तो उनके दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, और इस तरह से यहाँ पे मेन जनसंख्या को माना गया है और उसी जनसंख्या के आधार पे ही प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। तो राज्यसभा में इस तरह से चीजें हैं। और राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, और उन्हें दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है। और जो राज्यसभा होती है वो अस्थायी सदन होती है, वो कभी विघटित नहीं होती। जैसे लोकसभा होती है तो हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, और जब भी मंत्रिमंडल का विश्वास खत्म, मतलब मंत्रिमंडल का जो विश्वास है वो खत्म हो जाता है, अगर सदन का विश्वास मंत्रिमंडल के प्रति खत्म हो जाता है तो लोकसभा विघटित हो जाती है, राष्ट्रपति उसे भंग कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा हमेशा अस्थायी सदन है। और इसके क्या होता है कि 1/3 प्रतिनिधि हर 2 वर्ष पे अपना पद छोड़ते जाते हैं, फिर उसमें नए प्रतिनिधि जुड़ते जाते हैं। तो इस तरह से ये अस्थायी सदन के रूप में है। अच्छा, इसमें यह है कि 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, उनका निर्वाचन नहीं होता। उसमें कौन कौन से हैं उनके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया फिक्स की गई हैं। इसमें है कि साहित्य है, विज्ञान है, कला है और समाज सेवा। अगर इनके क्षेत्र में विशेष उपलब्धि अगर किसी को मिलती है तो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर दिया जाता है। जैसे इसमें हम लोगों ने देखा था सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, फिर लता मंगेशकर को बनाया गया था। तो ये सब किस तरह से बनाए गए थे, जो यही 12 पद हैं इन्हीं के हिसाब से बनाए गए थे। अब देखते हैं कि लोकसभा, तो लोकसभा हम लोगों ने देख ही लिया कि अभी 545 निर्वाचन क्षेत्र हैं लोकसभा में इस टाइम पे, 543 निर्वाचन क्षेत्र। और इसमें से क्या है कि ये क्योंकि 545 सदस्य होते हैं उसमें 2 एंग्लो इंडियन के लिए संख्या रखी गई है, और टोटल 543 सदस्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। और ये 1971 से ही ऐसा चला आ रही है। लोकसभा के सदस्यों को 5 साल के लिए चुना जाता है, और लेकिन अगर कभी भी गठबंधन की सरकार ना बन सके या फिर इस तरह से चीजें हो तो प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, नए चुनाव की सलाह दे सकता है, तो 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है। फिर ये देखिए संसद क्या क्या करती है। हम लोगों ने देखा लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि संसद क्या क्या करती है। तो संसद सबसे पहले करती है कि विधायी कामकाज करती है। विधायी कामकाज में क्या है कि संसद पूरे देश के और यह देश के किसी भी भाग के लिए कानून बनाती है सबसे पहले। और ये भी कहा जाता है कभी कभी कि कानून को केवल स्वीकृत देने का काम करती है, क्योंकि मंत्रिमंडल कार्यपालिका होता है और मंत्रिमंडल ही कानून को लाता है। और यहाँ पे भी कहा जाता है ना, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक 2 होते हैं। तो जो मंत्रिमंडल कानून लाता है उनको सरकारी विधेयक कहा जाता है, जो भी मंत्री होते हैं। और जो मंत्री नहीं होते हैं अगर वो विधेयक ले आते हैं तो उनको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो हमेशा सरकारी विधेयक ही लाए जाते हैं ज्यादातर, और वही पास किया जाता है। मतलब इसमें एक डाटा है कि पिछले अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 6 ही गैर सरकारी विधेयक पास हो पाए हैं, बाकी सारे हमेशा सरकारी विधेयक ही रहते हैं।
तो इस तरह से कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक जो मंत्रिमंडल का होता है वो बिना संसद की स्वीकृति से कानून नहीं बन सकता है। और जब संसद की स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तब वो जाके कानून बनता है। फिर पहला तो इसका काम हो गया विधायी कामकाज, मतलब कानून बनाने में अपना सहयोग देना। फिर दूसरा काम है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण ये कैसे करता है, क्योंकि ये हमेशा कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकता है। हाँ, और इसके बाद फिर है कि जो भी उसके उत्तरदायित्व भूमिका, जैसे प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, संसद में जो भी मंत्रिमंडल होता है उसे अपने द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत लेखा जोखा देना पड़ता है। तो इस तरह से इस पे जो उत्तरदायित्व निर्धारित करने का काम है वो कार्यपालिका संसद के ही माध्यम से विधायिका, वो कार्यपालिका पर विधायिका संसद के ही माध्यम से करती है। इनके वित्तीय काम भी हैं कुछ कुछ, और जैसे सरकार कहाँ पे धन खर्च कर रही है, कितना धन खर्च कर रही है, और इस तरह से इन सब चीजों के लिए उत्तरदायित्व तय करना भी संसद का काम है। और संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है अगर हम कहीं पे धन खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए। फिर चौथा काम है कि ये प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। प्रतिनिधित्व कैसे देता है कि भाई संसद में ही तो लोग हर जगह से क्षेत्र के लोग चुन चुन के जाते हैं, और हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व वाला नहीं है, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व वाला है। और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि हम अपने लोगों को चुनते हैं उस संसदीय क्षेत्र से, और वो लोग वहाँ पे हमारा हमको रिप्रेजेंट करते हैं संसद में, और हमारी जन आकांक्षाओं के हिसाब से ही वो नीति निर्माण करने का प्रयास करते हैं। फिर अगला है कि ये बहस का मंच भी देता है। बहस का मंच, जो संसद है वो वाद विवाद का सर्वोच्च मंच माना जाता है, और इसमें है कि ये विचार विमर्श करने की कोई शक्ति पर अंकुश नहीं है। कैसे नहीं है, इसमें है कि संसद में जो भी प्रक्रिया होती है, मतलब जो भी है राइट टू स्पीच वाली चीजें जो भी है, उसमें कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर संसद में कुछ हुआ तो वहां के जो पदाधिकारी हैं उन्हीं की पूरी वो लायबिलिटी होती है, और वहां पे न्यायालय नहीं घुस सकता है कि नहीं आपने ये गलत बोला वो गलत बोला। बस ये है कि न्यायालय के ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से विचार विमर्श का भी एक ये सेंटर प्रदान करता है। फिर अगला ये है कि संवैधानिक कार्य भी करता है। संवैधानिक कार्य में कैसे कि संविधान में संशोधन कहीं पे करना है, अगर कोई कानून ऑब्सोलेट हो चुके हैं, उनकी अब जरूरत नहीं है, तो संविधान संशोधन का कार्य भी संसद ही करती है। फिर निर्वाचन संबंधी कार्य में ये कौन कौन से निर्वाचन, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने पिछले चैप्टर कार्यपालिका में देख ही लिया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, और उसमें संसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर ये न्यायिक कार्य भी करती है, जैसे हमने देखा था वहां पे कि कैसे कैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है महाभियोग लगाकर। तो ये सब चीजें करने के लिए न्यायिक कार्य करती है। तो हम लोग एक बार में देख लेते हैं कि संसद के काम कौन कौन से काम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है प्री में भी और मेंस में भी। तो सबसे पहले इनका काम होता है कि विधायी कामकाज करना, और दूसरा काम होता है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण और उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। तीसरा वित्तीय कार्य होता है, और चौथा कार्य होता है कि प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। पांचवा है कि बहस का मंच प्रदान करती है। छठवां में है संवैधानिक कार्य करती है, और सातवें में निर्वाचन संबंधी कार्य करती है। इसके बाद ये न्यायिक कार्य भी करती है। तो कुल मिला के 8 कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि संसद के द्वारा क्या क्या किए गए कार्य हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों को अलग अलग देखते हैं। अच्छा, अब लोकसभा और राज्यसभा यहीं से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि संघ सूची और समवर्ती सूची के जो भी विषयों पर कानून ये बनाती है लोकसभा, ठीक, और धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत करती है और पारित करती है। और राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं कि सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है ये, और धन विधेयकों में संशोधन का प्रस्ताव। अच्छा, यहाँ पे सामान्य विधेयक और धन विधेयक होते हैं। धन विधेयक में क्या होता है कि अगर कहीं से धन निकासी की बात हो, मतलब कहीं से कुछ भी धन वाली चीजें जो भी आती है, ये अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 में बात की गई है धन विधेयक की। तो इसमें जो धन विधेयक होता है उसके बारे में उसके लिए जो भी शक्तियां हैं वो लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक सामान्य विधेयक होते हैं, एक धन विधेयक होते हैं। धन विधेयक की चर्चा हम कर ही चुके। फिर सामान्य विधेयक क्या होता है, उन पे और उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां बराबर होती है, परंतु धन विधेयक के लिए
लोकसभा को ज्यादा वैल्यू दी गई है, लोकसभा की शक्तियां यहाँ पे ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि धन विधेयक में ये केवल संशोधन का प्रस्ताव करती है, धन विधेयक के लिए और कुछ राज्यसभा नहीं कर सकती। आगे अभी हम लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे भी। फिर दूसरा यहाँ पे है कि यहाँ पे जो लोकसभा के काम है वो कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों, इन सबको भी स्वीकृत करती है। फिर तीसरा है यहाँ पे कि प्रश्न पूछती है, पूरक प्रश्न पूछती है, प्रस्ताव जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया, इन सबको करके लोग वो कार्यपालिका को नियंत्रित करने का भी प्रयास करती है। फिर संविधान में संशोधन के लिए भी लोकसभा इंपॉर्टेंट होती है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत करती है। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जब हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलती है तो वो भी काम करती है। समिति और आयोगों का गठन करती है, उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है, ये सब काम करती है। अच्छा, राज्यसभा क्या क्या काम है इनका, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं? तो हम लोगों ने देखा कि सामान्य विधेयकों पर ये विचार कर उन्हें पारित करती है, और धन विधेयकों में संशोधन का प्रस्ताव करती है, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, फिर प्रश्न पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है, फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भागीदारी करती है, और संसद को अगर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का ये अधिकार दे सकती है। ये अनुच्छेद 249 में बताया गया है। फिर राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा की विशेष शक्तियों में हम लोगों ने देखा कि ये राज्य मेन इसका काम है कि राज्यों के हितों को संरक्षण करना, और इसीलिए अगर राज्यों के हितों को कोई भी मुद्दा प्रभावित करता है तो उस पे इसकी सहमति होनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने देखा कि यदि अगर कोई केंद्र सरकार है और राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित में इसको संघ सूची या फिर समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो राज्यसभा की स्वीकृति यहाँ पे आवश्यक हो जाती है, और इस तरह से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है। फिर लोकसभा की विशेष शक्तियां अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था कि धन विधेयक के मामले में इसका वो ज्यादा विशेष शक्तियां होती हैं, और ये इसे संशोधित या प्रस्ताव अस्वीकृत ही कर सकती है जो राज्यसभा होती है। और जो धन विधेयक होता है उसमें लोकसभा की शक्तियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लोकसभा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि जो लोकसभा है उसमें डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है, जो भी रहते हैं सांसद, और जो राज्यसभा के सांसद रहते हैं उनको विधायकों के द्वारा चुना जाता है। तो जो लोकसभा होती है उसको जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायित्व माना जाता है। तो इसलिए लोकसभा में धन विधेयकों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई लोकसभा को। फिर इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि जो सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और उपराष्ट्रपति को हटाने जैसी जो भी चीजें होती हैं उसमें इनकी शक्तियां समान हैं। फिर संसद कानून कैसे बनाती है, तो ये इस डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि संसद कानून कैसे बनाती है। अगर हम लोग एकदम से नए नए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं पता है कि संसद कानून कैसे बनाती है, बस हम लोग न्यूज़पेपर में थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा अच्छा ये बिल पास हुआ, ये कानून बना, ठीक है, और उसके बाद हम लोग न्यूज़पेपर को भी बहुत सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया फॉलो की जाती है किसी भी कानून के निर्माण में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले विधेयक आता है। हाँ, विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी सदन में पेश किया जाता है। अगर धन विधेयक है तो उसे केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद जब ये सदन में पेश कर दिया गया उसके बाद ये समिति के पास भेजा जाता है, और उस पर सदन में या तो समिति के पास भेज दिया जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। फिर समिति अपनी रिपोर्ट देती है, और यहाँ पे जनता की भी इच्छाएं आ जाती हैं जब तक समिति अपनी रिपोर्ट देती है। फिर सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है। फिर सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है, विधेयक या तो पारित हो जाता है या रद्द हो जाता है, और अगर वो पारित हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देता है या सुझाव भेजता है, और जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो सामान्य विधेयकों में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और उसमें संविधान केवल सामान्य विधेयकों में ही है, ना तो धन विधेयक में है और न ही संविधान संशोधन विधेयक में है। केवल सामान्य विधेयकों में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद अगर यहाँ पे दूसरा सदन इसे मंजूरी देता है या फिर कुछ सुझाव देता है तो राष्ट्रपति विधेयक को फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अगर उसे मंजूरी दे देता है तो वो कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति उसे मंजूरी नहीं देता है, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है, तो फिर से वो लोकसभा के पास आता है, फिर वो संसद की पूरी प्रक्रिया के साथ गुजरता है और फिर से दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है। और हम लोगों ने कल कार्यपालिका वाले चैप्टर में पढ़ा था
कि राष्ट्रपति एक बार तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा वही विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास तो उसे वापस करने का अधिकार नहीं है, तो उसे अपना साइन करना ही पड़ेगा और उसके बाद कानून, विधेयक कानून बन जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखे कि कानून निर्माण प्रक्रिया क्या है और कैसे इसका पालन कर दिया जाता है। अच्छा, अब हम लोग विधेयक की बात करते हैं। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो विधेयक कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले सरकारी विधेयक होते हैं और निजी सदस्यों के विधेयक होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, और उसके बाद भी इसमें गैर वित्त विधेयक होते हैं और वित्त विधेयक होते हैं। और ये गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक की बात, वित्त विधेयक एक अनुच्छेद 117 में बताया गया है, वित्त विधेयकों की बात की गई। इसके अलावा वो जो गैर वित्त विधेयक होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य विधेयक होते हैं, एक संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। तो सामान्य, और हर एक विधेयक के लिए अलग अलग प्रक्रिया फॉलो की जाती है। जैसे सामान्य विधेयक के लिए मतलब इस तरह की प्रक्रिया जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां होती हैं और इसमें संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती हैं और इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। फिर वित्त विधेयक के लिए क्या है कि इसमें किया गया है कि लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। इसी के तहत धन विधेयक आता है। धन विधेयक में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं और उसमें राज्यसभा को कम शक्ति दी गई है। अगर धन विधेयक, कोई धन विधेयक है और उसे लोकसभा ने पारित कर दिया है, तो राज्यसभा उस पर अपना कोई भी वो दे सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे रद्द नहीं कर सकती है। वो सुझाव देती है, अगर सुझाव नहीं देती है और 14 दिन के अंदर ही उसे वापस करना होता है। अगर 14 दिन से ज्यादा होता है तो लोकसभा ये मान लेती है कि विधेयक पास हो गया है और उसे फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये सब हम लोगों ने पढ़ ही लिया। देखिए, अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है और धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है धन विधेयक। अब है अगला क्वेश्चन कि हम लोगों ने देखा था वहां पे शुरुआत में जब चैप्टर शुरू किया था यहाँ पे, तो देखा था कि संसद कार्यपालिका को, मतलब संसद के क्या क्या कार्य होते हैं। तो उसमें एक कार्य ये भी था कि कार्यपालिका को नियंत्रित करने का भी प्रयास करती है संसद। कार्यपालिका मतलब पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। देखो, हम लोगों ने विधायिका के महत्व के बारे में पढ़ा, संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में हम लोगों ने पूरा, लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन होते हैं, उनके दोनों की शक्तियों और कार्यों के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा कानून कैसे बनता है, हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया देखी कि विधेयक क्या होते हैं, ये सब चीजें। फिर अगला है कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित रखती है, करती है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करते हैं, तो करती है। तो चलो आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो देखो, संसद कार्यपालिका को कुछ कुछ इनके होते हैं, उनको कहते हैं क्लूज, उनके आधार पे ही संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करने का प्रयास करती है। इन्होंने कहा कि अगर संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण ना करे, संसद अगर कार्यपालिका को जवाबदेह ना बनाए, तो क्योंकि कार्यपालिका के पास सारी शक्तियां होती है, मंत्रिमंडल के पास सारी शक्तियां होती हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास सारी शक्तियां होती हैं, तो उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संसद उन पे प्रश्न पूछती है उनसे, और यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं इस तरह से ये नियंत्रण करती है। तो संसदीय नियंत्रण के कौन कौन से साधन है? तो सबसे पहले तो ये है कि जो यहाँ पे कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है, और यहाँ पे नीति निर्माण जो होती है, कानून या नीति को लागू करना या कानून और नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, और कई तरीके हैं इनके। तो सबसे पहले तो ये बहस और चर्चा के माध्यम से करती है। हाँ, फिर दूसरा है कि कानूनों की स्वीकृत या अस्वीकृत करके करती है। फिर तीसरा है वित्तीय नियंत्रण, और चौथा अविश्वास प्रस्ताव। अब पहला हम लोग देखते हैं कि बहस और वाद विवाद में। तो जैसे कोई भी कानून निर्माण प्रक्रिया होती है तो उसमें कार्यपालिका सबसे पहले कानून लाती है, तो वहां पे पूरी तरीके से बहस और चर्चा होती है। जो भी संसद के सदस्य रहते हैं, सांसद रहते हैं, वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा, आप अगर ये कानून लाएंगे तो इससे इनका फायदा होगा, इनका नुकसान होगा, और अगर इनका नुकसान होगा तो इनके नुकसान की भरपाई करने के लिए आप क्या करेंगे। तो मतलब पूरी बहस और चर्चा होती है। इसके अलावा इसमें एक प्रश्नकाल भी होता है। प्रश्नकाल हर रोज होता है, मतलब डेली संसद के खुलने के समय। तो पहला 1 घंटा 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मंत्री रहते हैं, उनको जो भी सदस्य रहते हैं, उन सदस्य उनसे क्वेश्चन पूछते हैं।
क्वेश्चन आवर में, और उस मंत्री जो होते हैं उनको जवाब देते हैं, चाहे वो लिखित में तुरंत मतलब जवाब दें या फिर मौखिक रूप से जवाब दे सकते हैं। फिर शून्यकाल होता है। शून्यकाल में क्या होता है कि इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जा सकता है, अगर कुछ भी चल रहा हो उस टाइम पे देश में। और इसके अलावा यहाँ पे आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव की भी बात कही गई है, जिसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाता है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि इस समय प्रश्नकाल में हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर जैसे अगर कहीं पे मूल्य वृद्धि हो रही, महंगाई बढ़ रही है, अनाज की उपलब्धता में कमी आ रही है, या समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध कहीं पे अत्याचार हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, इस पर सरकार से वो लोग क्वेश्चन करते हैं, जो भी संसद के सदस्य होते हैं। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कि कानूनों की स्वीकृत या अस्वीकृत में, तो कार्यपालिका कानून लाती है, अगर संसद चाहे तो उसे स्वीकृत कर दे, संसद चाहे तो अस्वीकृत कर दे। अगर संसद स्वीकृत कर देगी तभी वो कानून बनेगा, अगर संसद अस्वीकृत कर देगी तो कानून नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से कानून निर्माण प्रक्रिया में भी संसद की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। फिर तीसरा है कि वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण में हम लोगों ने देखा भी ही था कि सरकार के अगर कोई भी कार्यक्रम को लागू कराना है तो बजट की बहुत जरूरत होती है, और बजट जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वो संसद में ही पेश किया जाता है। और संसद में हर एक चीज के लिए, जैसे कि हमें मान लो कि हम उसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है हमारा, और महिला एवं बाल विकास मंत्री जो होंगे वो वहां पे पूरा देंगे कि हाँ हमें यहाँ पे इतना खर्च करना है, हमें इनके पोषण के लिए, महिलाओं के पोषण के लिए इतना करना है, बच्चों के पोषण के लिए इतना करना है, और हमें इतने यहाँ पे वो अनाज वितरण करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, वो सब पूरा बजट देंगे। और फिर वहां पे पूरी चर्चा होगी, और चर्चा के बाद में अगर संसद को लगता है कि नहीं इनकी मांगे, वहां पे बहस भी होगी कि नहीं आप इनको कुछ कम में करिए, मतलब ऐसे इस टाइप का। तो अगर उनकी मांगे स्वीकार की, बजट संसद ही स्वीकार करती है, और संसद अगर स्वीकार करेगी तभी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से वहां से पैसा, भारत की संचित निधि से पैसा निकल पाएगा। तो इस तरह से ये सब इनका कार्य होता है। तो फिर अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव। अगर यहाँ पे मतलब ये बहुत ही बड़ा कार्य, वो सशक्त अधिकार, वो हथियार होता है कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिए। अगर विपक्ष को लगता है कि जो मंत्रिमंडल है संसद में अपना विश्वास खो चुका है, तो वो वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लाती है। जैसे 1989 में इन्होंने बताया, 1989 में उस टाइम पे क्या हुआ था कि सदन के समय जो अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को यहाँ पे त्यागपत्र देना पड़ा था। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि संसदीय समितियां क्या करती हैं। तो हम यहाँ पे बताया गया कि भैया हम लोगों ने देखा कि संसद की क्या क्या कार्य हैं, और उसमें हमने देखा कि विधायी कार्य है, और विधायी कार्य में होता ये है कि स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। जैसे अगर साइंस एंड टेक के लिए हमें वो विधेयक बनाना है, तो उसके लिए जितने भी मंत्री हैं या फिर जो भी नेता हैं सांसद, हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उनको साइंस एंड टेक में बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। तो साइंस एंड टेक के नॉलेज के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि समितियों का गठन किया जाता है। अगर कोई उससे रिलेटेड विधेयक लाया जाता है तो वो पहले समिति में जाता है। और जब हम लोगों ने कानून निर्माण प्रक्रिया पढ़ी थी तो वहां पे भी देखा था कि जब संसद के में, लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाता है विधेयक, तो वहां पे संसदीय समितियों के पास जाता है विधेयक। समिति वहां पे विस्तृत चर्चा करती है, बहस करती है, उनकी पॉजिटिव एंड निगेटिव चीजों को जानती है, उसके बाद उसको उसके संसद के पटल पे पेश किया जाता है। तो इसी तरह से, और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि संसद में क्या होता है कि बहुत कम दिन होते हैं, और चर्चा वर्चा के लिए वो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड काम रहते हैं। तो एक तो स्पेशलाइजेशन लाने के लिए, और दूसरी ये है कि और ज्यादा उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें संसदीय समितियों को जरूरत होती है। तो इस तरह से संसद का कार्यभार जो है ये हल्का हो जाता है इन संसदीय समितियों की वजह से। और मतलब जरूरी नहीं है कि समितियों की जो भी चीजें हैं उनको मान लिया जाए, कभी कभी उनकी चीजों को नहीं भी माना जाता है। तो इस तरह से फिर यह है कि संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। तो हम लोगों ने देखा कि संसद बहस का बहुत बड़ा मंच है, और इसमें है कि बहस के ही जरिए वो क्या करती है कि अपने जो भी जरूरी चीजें होती हैं उनको अंजाम देती है। लेकिन ये बहस सार्थक और अनुशासित ढंग से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई मंत्री कुछ भी बोल दे। और इसी के लिए यहाँ पे क्या होता है कि संविधान ने संसद की कार्यवाही के लिए भी पूरी तरीके से प्रावधान बनाए हैं, और जो सदन का अध्यक्ष होता है वो विधायिका के मामले में पूरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। और इसमें यह है कि अगर कहीं पे जैसे दल बदल विरोध कानून में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई अपना दल बदल लेता है, उसका तो पूरा अलग चैप्टर है, उसको हम वहां पे पढ़ेंगे पूरी तरीके से। लेकिन अगर वो कुछ भी गलत काम करता है या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए दल बदल करता है,
तो उसको जो भी वो निष्कासित करने का काम है, मतलब उसको जो भी है कि उसको करने का काम, वो सब जो इसके सदन के अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा था कि लोकसभा में कुछ सदस्य जो थे वो अजीब मतलब सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे थे, वो जो चेयर पे अपना आ जा रहे थे और कागज वागज फेंक रहे थे, तो उनको जो वो करने का काम किया गया था, उनको संसद से बहिष्कृत करने का काम किया गया था, वो भी यहाँ के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो मतलब अध्यक्ष ही यहाँ पे सब कुछ सर्वे सर्वा होता है। अच्छा, दल बदल विरोध कानून का ये है कि इसमें इसके लिए होता ये था कि लोग दल अपना बदल लेते हैं। जैसे हम कांग्रेस पार्टी से वोट लिए, वोट लड़े, हम मान लीजिए हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते और हम जीत गए, हम विधायक बन गए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हम अपना बीजेपी में चेंज कर लेते हैं, तो फिर ऐसे ही होता था कि अगर बीजेपी की सरकार बनने वाली है तो हम उसको ज्वाइन कर लें। लेकिन फिर इसी को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और यहाँ पे दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून के तहत होता ये है कि इसमें एक कुछ कुछ क्राइटेरिया है कि आप कब कब अपनी पार्टी में बदल नहीं सकते। मतलब आप बाहर से समर्थन कर दो वो सही बात है, लेकिन आप पार्टी नहीं बदल सकते हैं। तो इसमें अगर उसका कुछ भी चीजें होती हैं तो उसका जो निर्णय होता है वो जो सदन होता है उसका अध्यक्ष ही करता है, यहाँ पे दल बदल कानून में ही है। अच्छा, दल बदल कानून के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि बहुत बड़ी प्रक्रिया को मतलब वहाँ पे फॉलो किया जाता है। उसमें कुछ कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो जो भी वो होते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो अपना दल नहीं बदल सकते हैं। जिस दल से वो चुनाव लड़ेंगे उसी दल से वो बाद में भी रहेंगे। अगर वो अपना दल बदल करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे जो इन्होंने, जैसे हम लोगों ने देखा था कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो मनोनीत सदस्य जो होंगे वो 6 महीने के अंदर ही मतलब अपना वो बदल सकते हैं। हाँ, जो भी उन्हें दल बदल, जो जिस दल में शामिल होना होगा, अगर उसके बाद फिर नहीं लिया जाए। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो वो रहते हैं मतलब कि जो न्यूट्रल खड़े रहते हैं, उनको भी 6 महीने के अंदर ही पार्टी ज्वाइन अगर वो चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इसको 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पूरा संसद की कार्यवाही कैसे कैसे संसद क्या क्या काम करती है, ये सब चीजों को हमने देखा यहाँ पे। और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे हम अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे यहाँ से न्यायपालिका वाले चैप्टर में, और ये चैप्टर 6 होगा। और इस तरह से हम एनसीईआरटी यहाँ पे पॉलिटी वाली एनसीईआरटी कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप देखिए। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। अगर आपको कहीं पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत लगती है तो भी आप अपनी राय दीजिए। और आप पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने देख ही लिया है। अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम लोग एस्पायरेंट है, तो ये हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से कि एनसीईआरटी का क्या रोल है। और इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय बाय।